नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त है दमदार 10 का। मैं हूं अमित कुमार पालित। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को न सिर्फ ठेस पहुंचाई बल्कि यूपी से लेकर मुंबई और दिल्ली तक सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। राम मंदिर में समोसा पार्टी करते हुए कैसे हुई चोरी, चंपत राय ने कैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, राम मंदिर में संगठित लूट की एक एक इनसाइड स्टोरी आज आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच फुल स्पीड में आगे बढ़ी है। आज फिर से पुलिस जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। कल पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से 2 घंटे तक पूछताछ की थी। आज पुलिस चिन्नू यादव समेत बाकी आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग सिस्टम में लगे 70 लोगों को पूछताछ का नोटिस दिया है। पुलिस आरोपियों के घर से बरामद हुए कैश और डॉक्यूमेंट को लेकर भी पूछताछ कर रही है। साथ ही चंपत राय के बयान और ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान मिले कैश और पेपर की जांच भी कर रही है। मंदिर में चढ़ावे के कैश का पूरा लेखा जोखा एसबीआई के जिम्मे था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चोरों ने चढ़ावे की रकम चुरा ली। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी पुलिस की रडार पर हैं। कल पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे सवाल जवाब किए। अविनाश शुक्ला से पूछा गया उसके पास लाखों रुपए कहां से आए, वो राम मंदिर में कब से नौकरी कर रहा है, क्या नौकरी पहले दिन से ही उसने चोरी करनी शुरू कर दी थी, मंदिर से चोरी की गई रकम को कैसे वो लेकर जाता था, क्या कपड़ों में चोरी के लिए कोई सीक्रेट जेब बनाई थी, चढ़ावा चोरी की रकम से क्या क्या उसने खरीदा, क्या उसकी पत्नी भी इस पूरे मामले में शामिल थी, यानी क्या उनको पता था, क्या चोरी की रकम से पत्नी को उसने गहने भी दिलाए। अब पूछताछ के दौरान पुलिस को अविनाश से कई अहम जानकारी भी मिली है। पुलिस को अविनाश शुक्ला के घर पर कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनकी पड़ताल में अब पुलिस लग गई है। 5 जून को ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान उसके घर से 58 लाख कैश मिला था। अविनाश शुक्ला अनुकूल लवकुश की कॉलोनी कौशलपुरी में रहता था और अपने भाई के योग सेंटर में ये इन्वेस्ट उसने किया था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय पराशर सीधा अयोध्या से जुड़ गए हैं। अभय, आज क्या क्या हो सकता है, किससे पूछताछ हो सकती है, क्या जानकारी है? देखिए, पूछताछ जेल के अंदर बाकी आरोपियों से हो सकती है। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं अमित, अयोध्या का कौशलपुरी इलाका, जहां से 5 लाख रुपए कैश अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर बरामद किए गए थे जब चंपत राय के कहने पर यह रिकवरी हो रही थी। हम आपको सबसे पहले साफ कर दें कि ये अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक का अपना घर नहीं है, ये एक योग केंद्र है। और अविनाश शुक्ला जो है वो अपने भाई अभिषेक के जरिए एक डॉक्टर से जुड़ा और यहां पर जो कि एक अपना योग केंद्र चलाते थे। अभिषेक जो है अविनाश शुक्ला का भाई, एक सरकारी प्राइमरी टीचर है, उसको योग गुरु ने यहां पर रहने की जगह दे दी थी। उसके बाद आइए हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं जहां से रिकवरी हुई थी। असल में अविनाश शुक्ला बता रहे हैं कि 2025 में मंदिर के पास पानी बेचा करता था और फिर उसकी नौकरी अंदर ट्रस्ट में कैशियर के तौर पर लग गई, बैंक के आउटसोर्स के तौर पर। 5 जून को जब चंपत राय को जानकारी मिली कि यहां पर पैसे जो हैं वो चोरी किए जा रहे हैं, तो चंपत राय के कहने पर ये देखिए, ये वो रूम है, इस रूम के अंदर अविनाश और साथ ही जो अभिषेक है वो यहां पर रहते थे और इस ट्रंक के अंदर से रिकवरी हुई है। इस ट्रंक के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए कैश लेकर जाया गया है। इसके साथ ही यहां पर एक छोटी पेटी ये भी रखी हुई है जिसपे लिखा हुआ है राम राज्य कोष, यानी कि चंदे के लिए क्यूआर स्कैनर यहां पर लगाया गया है। ये यहां पर क्या कर रहा है, और इस ट्रंक के अंदर से बताया जा रहा है कि उस दिन रिकवरी की गई थी जिसमें से पैसे निकाले गए। एक बात और हम आपको साफ कर दें कि अभिषेक और अविनाश का ये योग केंद्र नहीं है, ये योग केंद्र कोई और डॉक्टर चलाते हैं। लेकिन अभिषेक की यहां पर उनसे मुलाकात हुई जो योग गुरु थे, और एक योगाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा तिवारी। सीमा जी, हमने देखा कि 5 तारीख को यहां से कैश की रिकवरी हुई। अविनाश और उसका भाई अभिषेक वो यहां पर क्या कर रहे थे, कब से रह रहे थे? जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे ये सेंटर हमारे गुरुदेव का है, डॉक्टर चैतन्य का, और गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनमें से एक अभिषेक भी था। उसकी सारी देखभाल गुरुजी करते थे, उसकी फीस वगैरह भी यहाँ तक कि गुरुजी देते थे। और फिर उसने अपनी मेहनत से ये एक नौकरी हासिल की, प्राइमरी में अध्यापक हो गया वो। और जब वो अध्यापक हो गया तो फिर अभी 1.5 साल पहले करीब अपने भाई को यहाँ लेकर आया
और उसने अपने भाई की नौकरी भी लगवाई। तो बाद में पता चला कि ये राम मंदिर में वहाँ उसकी नौकरी लगी, और अभी पता चल रहा है हाल में कि उसका गबन में नाम आया, और ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगा हम लोगों को। इसी रूम के अंदर वो रहते थे, क्या किराए पर दिया हुआ था या कैसे रहते थे? नहीं नहीं, उनको अभिषेक को गुरुजी ने रखा था। अभिषेक गुरुजी की सेवा करता था, उनके साथ रहता था। तो अभी गुरुजी करीब 2 साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो विवेक सृष्टि उनका आश्रम है, अबे वो आप अपनी फैमिली के साथ बातचीत वहाँ जारी है। रखिए, तो अभिषेक लेकिन यही तब रहता तक था, हम कोई आपको किराया कुछ नहीं, अहम कुछ। जानकारी भी देते हैं। जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, आखिरकार कैसे हुआ, चोरी का पता कैसे लगा, कुल कितना पैसा चुरा लिया गया, हीरो के हार, सोने के मुकुट, चांदी की ईंट, ये सारे सामान कहां पर है, इन सब चीजों की एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताते हैं। ये पूरी कहानी जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई। मंदिर परिसर में जहां दान पात्र खोले जाते थे, उनमें भरे हुए नोटों को टेबल पर पलटा जाता था। इस कमरे में 4 टेबल लगे हुए थे। एक मेन टेबल है जहां पर गिनती होती थी। इस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी थी, जिस पर बैठकर नोट के बंडल बनाए जाते थे गिनकर, और यहीं से चोरी होती थी। इस कमरे में एक शिफ्ट में 22 लोग मौजूद रहते थे। किसी की भी फ्रिस्किंग नहीं होती थी, यानी कि तलाशी नहीं ली जाती थी। लोग डबल जेब वाली शर्ट पैंट पहनकर आते थे। चरावे की काउंटिंग जूते जुराब पहनकर होती थी। लोग खाने पीने की चीजें काउंटिंग वाले कमरे में लेकर आते थे। यहां तक कि काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां होती थी। हजार रुपए के समोसे मंगाए जाते थे, 800 रुपए की कचौरियां मंगाई जाती थी। पैसे चुरा चुरा कर सब अमीर बन चुके थे। अब पुलिस जांच में पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल काउंटिंग रूम से ही शुरू हुआ। यहीं से चोरों ने भगवान राम का चढ़ावा चोरी करना शुरू किया। काउंटिंग रूम में पहले दिन से ही इन्होंने किसी नियम को नहीं माना है। फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने पीने की पाबंदी, बीच बीच में बाहर जाकर वापस आना, ये सारे रूल्स तोड़ दिए गए थे। राम मंदिर में महापाप करके ये चोर करोड़पति बन गए थे। इसीलिए हर दिन हजारों रुपए उड़ाते रहे। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। गिनती करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। चढ़ावे की गिनती करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदार थे। अब टिन्नू यादव के करीबी भी थे। निगरानी करने की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी, जो अनिल मिश्रा का आदमी था। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी। इस दौरान गिनती करने वाले गड्डियां पैंट में छिपा लेते थे, या फिर शर्ट में जो डबल पॉकेट्स बनाए गए थे उसके अंदर डाल लेते थे, या जुराबों में डालकर ये बाहर चले जाते थे। बड़ी बात है कि इनकी तलाशी नहीं ली जाती थी। हालांकि इस जांच में पता लगा कि एक बार यहां पर जांच की बात आई और सुभाष श्रीवास्तव को जांचा गया, यानी कि फ्रिस्किंग की गई, तो उसने कहा कि मैं तो संघ का आदमी हूं, मैं तो प्रचारक हूं, ये मैं कैसे कर सकता हूं। जिसके बाद यह मामला चंपत राय तक पहुंचा। चंपत राय ने उसके बाद से क्या कहा कि अब से फ्रिस्किंग नहीं होगी, कभी कभार जरूरत पड़ी तो बीच में आप कर सकते हैं रैंडम चेक। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि चढ़ावा चोरी में प्लानिंग करके सुरक्षा जांच के नियम को बदला गया था। नियम तोड़ने की शुरुआत सुभाष श्रीवास्तव ने की, जिस पर काउंटिंग की निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। जब सुभाष श्रीवास्तव की जांच हुई तो उसने खुद को संघ का स्वयंसेवक बताकर जांच करने वालों पर ही आरोप लगा दिया, धमका दिया। फिर चंपत राय ने जांच का नियम ही बदल दिया, जिसके बाद रोजाना आने जाने वालों की चेकिंग बंद कर दी गई। कभी कभी अचानक यानी रैंडम चेकिंग होने लगी। अब देखिए सर, हमारे साथ सबसे पहले तो बोल दें कि अजीत जी मौजूद है और सज्जन जी भी मौजूद है, क्योंकि हम इतना ज्यादा डिटेल बता रहे थे कि आपका इंट्रोडक्शन करने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन अब ये पूरी कहानी देखिए कैसे निकलकर सामने आ रही है। कहां से मतलब जो जड़ जो है ना सर, जड़ से ही चीजों को नहीं ध्यान में रखा गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि कैसे हो सकता है कि जब आपने एक एसओपी तैयार किया है उसको कोई व्यक्ति अपने मन के मुताबिक बदल दे। मैं चंपत जी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ये पहले तो एसओपी बनाने में ही एक मनमानी हुई है। आप देखिए सारा सिस्टम, जिसके बाद से जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि ये महाकुंभ के बाद मतलब 2025 में अप्रैल के बाद से चोरी होने की खबरें, मतलब चोरी होनी शुरू हुई है। जिस जानकारी भले अभी जून के पहले हफ्ते में मिली या मई के आखिरी हफ्ते में, ये उसी समय से शुरुआत हो गई थी। करीब 1.5 साल 1.25 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। जो एसओपी बना उसमें सब सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दी गई। बैंक को भी जिस बैंक की शाखा है वहाँ अपने मंदिर परिसर में, उसने भी नोट गिनने के लिए लोगों को आउटसोर्स किया। ये अभी जिन लोगों की बात हो रही थी, अविनाश 6 लोग इसमें, ये भी आउटसोर्स किया हुआ था, आउटसोर्स किया हुआ ही आदमी था। तो जनरली आउटसोर्स किए हुए आदमी के ऊपर आपको बहुत बैकग्राउंड चेक करना होता है या बहुत निगरानी रखने की जरूरत होती है, जो नहीं रखी गई। एक अभी आपने बताया कि निकलते समय जांच होने की व्यवस्था थी, तो वो लोग ऑफेंड होने लगे। चूंकि वो चोरी कर रहे थे तो उन्होंने अपना ईगो, अपना वो दिखानी, नैतिकता और संघ का वो बैकग्राउंड दिखाना शुरू कर दिया कि अब
हमारी जांच कैसे कर सकते हैं? तो एक तो एसओपी पहले बना, उसमें कमी थी कि सुरक्षा का भी आउटसोर्स किया हुआ है, कुछ पुराने रिटायर्ड सैनिक वगैरह लोगों को रखा गया है, नोट गिनने वाले लोग आउटसोर्स किए गए, फिर उनके ऊपर निगरानी की व्यवस्था नहीं बनाई गई। जो निगरानी की व्यवस्था बनी एसओपी में, उसको मनमाने तरीके से चंपत राय ने अपने उसको मोल्ड कर दिया कि नहीं अब जांच नहीं होगी और रैंडम जांच होगी। अब जो लोग चोरी कर रहे हैं, अगर उन लोगों के हिसाब से एसओपी है तो रैंडम जांच में वो कैसे पकड़ा जाएगा? उसको पता होगा कि किस दिन रैंडम जांच होनी है, नहीं आपने उस दिन वो लेके निकलेगा ही नहीं पैसा। अभी आपने जो बात कही ना कि उनको पता होगा कि कब जांच होने जा रही है। हाँ। अब आगे की कहानी जरा बताते हैं दर्शकों को। राम मंदिर में जमकर चढ़ावे की लूट हुई, लेकिन ये लूट, ये चोरी पकड़ी कैसे गई, अब वो भी आपको सुनाते हैं। जून के पहले हफ्ते में इनमें से एक व्यक्ति ने चंपत राय की शिकायत की जाकर कि देखिए कि दान में जो नोट आ रहे हैं उसको चुराकर लोग ले जाते हैं जेबों में भरकर। चंपत राय ने मंदिर में काम करने वाले आर्मी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स से सलाह ली और तय किया कि अगले दिन अचानक ही तलाशी ली जाएगी। इसका प्लान बना, लेकिन चोर काफी चालाक थे। उनको तक ये खबर पहुंच गई, यानी कि उनके मुखबिर मौजूद थे। उनको ये बता दिया गया कि आज ये दिन है जिस दिन तलाशी ली जाएगी, फ्रिस्किंग होगी। बाहर जाने से पहले जब एक एक करके बाथरूम में लोग गए तो पैसा वहां पर थैला में छुपा दिया। फ्रिस्किंग में किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। जब शिकायत करने वाले को डांट पड़ी, लेकिन उसने तो अपनी आंखों से देखा था कि यहां तो मेरे सामने कितनी बार लोग नोटों की गड्डियां जेब में भरकर ले गए, फिर वो कैसे मान लेता। फिर अचानक सफाई करने वाले कर्मचारी को बाथरूम में नोटों की गड्डियां मिल गई, तो यह राज पूरा खुल गया। चंपत राय ने सीसीटीवी फुटेज देखा, यह भी देखा कि कुछ लोगों ने कई बार सीसीटीवी को कवर करने की कोशिश की। फिर 2-4 लोग नोट जेब में भरते दिखाई दिए। अब इसके बाद इन्हीं रिटायर्ड फौजियों की टीम के साथ चंपत राय ने चोरों के घर पर छापा मारा, चोरों को धमकाया, चुराया हुआ माल वापस करने के लिए बोला, नहीं तो कहा कि जेल भेज देंगे। धीरे धीरे 7 चोरों ने में से जो 7 चोर थे उनमें से 5 और 6 जून को पैसे वापस आ गए। काउंटिंग करने वालों के घरों से करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए। अब मैं बताता हूं, इसमें सिर्फ रुपए नहीं थे, $1100 भी शामिल थे। बाद में करीब 20 लाख रुपए इन लोगों के बैंक अकाउंट से मिले और कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। कैश वापस लाने के बाद चंपत थाने नहीं जाना चाहते थे। उनके ऊपर एफआईआर करवाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मामला रफा दफा कर दें, क्योंकि अपने ही लोग हैं, पैसा वापस आ चुका है, नौकरी से हटा देंगे, बदनामी हो जाएगी, ये सब चलता रहा। लेकिन तब तक चरावा चोरी की बात आग की तरह फैल चुकी थी और यह बात बाहर पब्लिक में आ गई, मीडिया में आ गई, जिसके बाद चंपत राय के ऊपर ये कह सकते हैं कि एक दबाव बना और उनको आखिरकार एसआईटी के लिए हामी भरनी पड़ी। अब एक राम भक्त है राजू मनवानी, इन्होंने बताया कि उन्होंने सिंधी समाज की तरफ से चांदी की 200 ईंट दान में दी। ऑल इंडिया बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने बताया कि उन्होंने चांदी का दीपक भगवान रामलला के लिए दान किया था। राम मंदिर के लिए लोगों से चांदी इकट्ठा की थी, उसकी ईंट बनवाकर चंपत राय को सौंपी थी। इसी तरह एक भक्त अनीता भारद्वाज ने चांदी के काग भुसुंडी दान दिए थे। हैदराबाद के राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री ने भी चांदी की चरण पादुकाएं दी थी। चांदी की ईंट और गोल्ड प्लेटेड चांदी का धनुष भी दान किया था। दान पात्र का ओपन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दान पात्र बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए तो सारी वस्तुएं दान पात्र में नहीं दी जाती हैं। खासतौर पे जो आभूषण होते हैं उसे बाय हैंड डिलीवर किया जाता है। तो राम मंदिर में ऐसी चीजों के लिए अलग से काउंटर बना हुआ है और इसीलिए आभूषण और उपहार काउंटिंग रूम तक नहीं पहुंचते थे। तो फिर वो कहां जाते थे? जब तलाशी हुई तो एसआईटी ने ढूंढ कर निकाला, ये सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी चंपत राय के कमरे में सुरक्षित मिले। उन्हें संभाल कर रखा गया था, इनका पूरा हिसाब किताब लिख कर रखा जाता था। पर वो इतने हैरान परेशान थे और उम्र में काफी ज्यादा भी हो चुकी है उनकी, इसीलिए उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कौन से जवाहरात कहां रखे गए थे। लूट में रिकवर किए गए 80 लाख रुपए भी चंपत राय ने संभाल कर तिजोरी में ही रखे थे। उनके साथ जब लोगों के कन्फेशन भी किए गए तो दान पात्र से जो रुपए चुराए गए थे उसके बारे में पूरा ब्यौरा यहां पर निकलकर सामने आ गया। सज्जन जी, अब देखिए चोरी किस तरह से पकड़ी गई ये भी साफ हो गया, किस तरह से रिकवर किया ये भी साफ हो गया। करीब 1 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। अब बात आती है कि क्योंकि चंपत राय जी ने कहा कि इससे उनकी बदनामी हो जाएगी, मंदिर की बदनामी होगी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो हमने नहीं किया। लेकिन जिम्मेदारी उनकी थी। एक जिम्मेदारी थी कि जेवरात जो सोना चांदी आ रहा है उसको उन्हें सुरक्षित रखा, लेकिन दान तो चोरी हुआ है। 6 तारीख को अब बैठक होने जा रही ट्रस्ट की। यहां पर 2 लोगों के ऊपर आरोप है, अनिल मिश्रा और साथी चंपत राय। इनका रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए इनका रिप्लेसमेंट तो होना ही चाहिए। और इस्तीफा तो उन्होंने दे रखा है, मंजूर रखा है और हो भी जाएगा मंजूर, एक औपचारिकता है।
रही बात, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मानसिकता ये थी कि बदनामी हो जाएगी, तो ये किसी के व्यक्तिगत या निजी घर का मामला नहीं था। ये एक ट्रस्ट है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एक आंदोलन के बाद उनकी भावना जब जुड़ी थी, उससे ये मंदिर बन के आया है। वैसी स्थिति में आप उस मानसिकता से, भले ही आप भला चाहते थे कि बदनामी हो जाएगी मंदिर की, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत संस्था नहीं था। तो यहाँ पे ये मानसिकता दिखाता है कि चंपत राय जी हों और बाकी लोग हों, उन्हें ये लग रहा था कि राम मंदिर उनकी उसी तरीके से एक निजी संस्था है जैसे कोई अपने घर के बारे में समझता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि यहाँ पे ट्रस्ट में चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, और भी कुछ लोग हो सकते हैं, उनको बदला जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो उसके कोषाध्यक्ष हैं, गोविंद गिरी। ये मामला पूरा गबन का है। वो कर क्या रहे थे? आप कोषाध्यक्ष हैं, आपको कथा कहने से फुर्सत नहीं मिलता है तो मत बनिए कोषाध्यक्ष। अगर आप वहां आके अपनी भूमिका, अभी वो क्यों है वहां पे गोविंद गिरी महाराज? अयोध्या केवल आप जब कोई वीआईपी आएगा तो उसके साथ आप चले आएंगे दर्शन करवाने, वो भी होना चाहिए। और तीसरी बात एक और देखिए, सीईओ की डिमांड हो रही है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होना भी चाहिए, जो भी व्यवस्था के लिए ठीक हो। ध्यान ये रहे कि ये सरकार के नियंत्रण में ये मंदिर ना जाए इस बहाने। और दूसरी बात, मंदिर को कोई भी जाके अगर देखता है तो समझ जाएगा, जो डीएम है एक्स ऑफिशियो, प्रदेश सरकार के एक आईएएस अफसर है और केंद्र सरकार के हैं, प्रदेश और डीएम जो ये हैं, इनके पुलिसकर्मी वहां परमानेंट रहते हैं। पता है क्यों? कि उनके रिकमेंडेड कोई वीआईपी जाए तो डायरेक्ट उनको दर्शन कराया जा सके। सारा का सारा तंत्र जो है, चाहे एक्स ऑफिशियो वहां के ट्रस्टी थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, या बाकी लोग थे जिन पे आरोप नहीं भी लगा है, कोषाध्यक्ष क्या कर रहा था? और इतने बड़े गबन का मामला है और गोविंद गिरी महाराज वहां पे बयान दे रहे हैं। ठीक, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। सिर्फ यहाँ पर चंपत राय, उसके बाद अनिल मिश्रा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि वहां पर जो बाकी लोग भी और मौजूद है, ट्रस्टी है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और साथ ही आप सोचिए कि सिर्फ सुरक्षा में कोई सेंध नहीं है, वहां पर सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद प्रबंधन किया गया था और वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा भी होती थी। राम मंदिर में दान चोरी की शुरुआत कुंभ मेले के दौरान शुरू हुई, जब भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर आने लगे। ऑन एन एवरेज रोज 5 से लेकर 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। कोई कोई दिन तो ऐसा भी होता था जब काउंटिंग कुछ हजार रुपए की होती थी। जब किसी की जांच की गई तो पता चला कि वो दिन भी थे जब सिर्फ सिक्के गिने जाते थे। हिसाब लगाने वालों का अंदाजा है कि जब 4 जून को यह मामला खुला तब तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए की चोरी हो चुकी थी। अब सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक एस्टिमेट भी आपको बताते हैं। इतने लंबे समय तक जो ये चोरी चलती रही और निगरानी में ढिलाई दी गई, उससे सोने, चांदी, जवाहरात के वैल्यूएशन का भी काम होता था। इसके लिए मिंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। मिंट के लोग करीब 1.5 महीने मंदिर परिसर में रहे। उन्होंने कुछ चांदी गलाने का काम भी किया, वैल्यूएशन में भी देखा उन्होंने। पर चंपत राय ने कहा कि मिंट के लोगों पर होने वाला खर्च बहुत ज्यादा है जो ये काम करते थे, यानी सोना चांदी जो आता था उसको गलाकर एक तरह से ईट या उसको बिस्किट की शक्ल देते थे। असल में वो राम मंदिर में किसी को भी रखना नहीं चाहते थे, अपने अलावा देखना नहीं चाहते थे, ना मिंट को, ना पुलिस को, ना बैंक ऑफिसर्स को, और ना ही किसी सीईओ को। आरएसएस की तरफ से करीब 1.5 साल तक चंपत राय से बार बार सिस्टम बनाने के लिए कहा गया, कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के लिए कहा गया, लेकिन वो अपनी बात पर ही अड़े रहे। अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगता है कि उन्हें चंपत राय को मनाने समझाने में नहीं लगना चाहिए था। उन्हें सिस्टम बनाने के लिए सख्ती से कहना चाहिए था, पर किसी ने चंपत राय से यह कहने का साहस ही नहीं किया। और दमदार 10 में बात करते हैं यूपी की सियासत की। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया है। कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक हैं। बताया जा रहा है कि सांसद रुचि वीरा से अनबन की वजह से कमाल अख्तर से इस्तीफा लिया गया है। रुचि वीरा ने खुद को नजरअंदाज करने और पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव से कमाल अख्तर की शिकायत की थी। अखिलेश ने दोनों को एक साथ लखनऊ बुलाकर बात भी की थी। अखिलेश यादव के सामने ही दोनों नेता भिड़ गए थे। कमाल अख्तर के इस्तीफे से रुचि वीरा खुश हैं। अखिलेश की तारीफ में कसीदे पड़ रही हैं। वहीं कमाल अख्तर का कहना है कि वो पीडीए की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोगों को अब चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। जो चुनाव अब आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें भाजपा से लड़ना है। तो जो भी परिस्थितियां पिछले दिनों रही वो मैंने सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उनसे अवगत करा दिया। अब उनका फैसला है कि उन्होंने अनुशासन की तरफ ये कदम उठाया है।
देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी पार्टी के अंदर आपस में लोगों में इत्तेफाक न इत्तेफाकी चलती रहती है और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ है भी तो आप उनसे जाके पूछिए जिनका नाम ले रहे हैं। मेरे मन में या मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी तो वो बताएंगे आपको। पीडीए को मजबूत करने के लिए कमाल अख्तर साहब ऐसी मजबूती से खड़े रहेंगे जैसे खड़े आते आज तक दिखे हैं। 30 साल समाजवादी पार्टी को मजबूत करते करते हम लोग यहाँ तक आए और जब तक जीवन रहेगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन का मकसद है। सर, आदेश का पालन हुआ है कि नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुरादाबाद के अंदर 2 भिड़ गए, एक एमएलए है और दूसरी है सांसद। बिल्कुल नहीं, ये पार्टी का इंटरनल झगड़ा है। इसको इस रूप में, जिस रूप में अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन ये हमको पता नहीं क्यों जब से ये घटना हमारे सामने आई, 2 दिन से हम इस बात की, 3 दिन से सुन रहे हैं हम इस बात को, वो उस तरह से नहीं है वो घटना जैसी दिख रही है। ये हमको लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के अंदर एक योजना के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, योजना है। बिल्कुल। अभी ये चर्चा है कि कमाल अख्तर को हटा करके एक दलित मुख्य सचेतक बनाया जाएगा और अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछड़ा दलित पर फोकस करें, पिछड़ा में गैर यादव पिछड़ा और दलित के ऊपर फोकस करें जिसमें गैर जाटो दलित हो। अच्छा। तो ये एक राजनीति हमको दिख रही है इसके पीछे। हो सकता है कि इन दोनों के रुचि वीरा और कमाल अख्तर के झगड़ा दिखावा नहीं है, इनका झगड़ा अपना है असली। नहीं, वो तो मुरादाबाद सीट को लेकर ही हुआ था, लोकसभा सीट को लेकर पहले से चल रहा है। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव जो कर रहे हैं इसमें एक अवसर देख रहे हैं वो। जैसे ही आप कोई मुस्लिम चेहरा, बड़ा मुस्लिम चेहरा नेपथ्य में जाएगा, हाशिए में जाएगा, मुसलमान तुष्टीकरण के जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते हैं वो थोड़ा उसमें कमी आएगी। मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। देखिए, आजम खां चले गए, तमाम दूसरे मुस्लिम बड़े चेहरे थे, जो मुख्तार अंसारी का चेहरा हो, अफजाल अंसारी का चेहरा हो, अतीक अहमद का चेहरा हो, सारे चेहरे या तो मतलब वो खत्म हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया, या हाशिए में चले गए या बसपा में चले गए। अब ये भी छोड़ करके जा रहे हैं तो मुस्लिम चेहरे हट जाएंगे, दलित और गैर यादव पिछड़ा आगे आएगा। तो ये अपना पीडीए मजबूत करेंगे, उसमें अल्पसंख्यक। सज्जन जी, मैं अगली खबर पे जाऊं, छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा कि क्या ये रिस्क उठा सकते हैं कि मुस्लिम नाराज हो जाए समाजवादी पार्टी से? मुस्लिम के पास विकल्प क्या है? 2017 में मायावती 403 में 100 सीटें दिए, 100 सीट दी, उसके बाद भी 66% से ज्यादा मुसलमानों ने अखिलेश को वोट किया। तो कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी यूपी में मुसलमानों का ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। इसलिए अखिलेश को उसकी बहुत चिंता नहीं करनी है। इसलिए पीडीए में पी और डी की चिंता ज्यादा है उनको। ठीक है, मतलब दलित, बिल्कुल, और पिछड़ा। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए योगी ने अखिलेश को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता, दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। इस समय यूपी में राम के नाम पर यूपी में राजनीति भी पीक पर है। ऐसे में योगी के बधाई संदेश में प्रभु श्री राम का जिक्र चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दमदार 10 में हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की। पीस डील के बीच अमेरिका और ईरान के बीच पेंच फंसता नजर आ रहा है। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने अमेरिका को क्लियर कट मैसेज दे दिया है। गलीबाफ ने कहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। ईरान ने भी यह साफ कर दिया है कि अमेरिका से मिसाइल और सैन्य ताकत को लेकर कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। गलीबाफ ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद नहीं करेगा। अमेरिका से तभी बात होगी जब इनके ऊपर सारे प्रतिबंध हटा दिए जाए, ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध हटा दिया जाए। सज्जन जी, एक चीज जो यहां पर अभी गलीबाफ कह रहे हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा अधिकार है, पहली चीज, और दूसरा है न्यूक्लियर को लेके। इसमें एक जानकारी है कि ओमान के साथ जो बातचीत हुई थी पहली बार ईरान की, तो उसके बाद ओमान की ओर से कहा गया है कि अब पहले जैसी स्थितियां बन नहीं सकती है। अब इतना ही हो सकता है कि हम यहां से जो जहाजों की आवाजाही होगी, लेकिन हम उसके ऊपर भी एक टैक्स लगाएंगे। दूसरी बात है ये ईरान को न्यूक्लियर को लेकर। तो ये जो देख रहे हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अमेरिका जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा है, तो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, इसमें अब 2 स्तर पर देखिए। एक तो ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों फिर से जंग की शुरुआत हो जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे। दोनों के पास इंसेंटिव, अमेरिका के पास इंसेंटिव एक तो डोमेस्टिक कंपल्शन है, उनका अपना बेस जो ट्रंप का है और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा क्या है कि नहीं चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पे फिर से आर्थिक संकट पैदा हो। ईरान के पास क्या है कि इस डील में उसे कुछ वैसा लेवरेज मिल गया है जो लड़ाई करने के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे उसकी फ्रोजन संपत्ति की बात हो, उसके बाद हॉर्मुज पे उसे लग रहा है कि उसका रहेगा। तो अभी तक ये जितनी भी चीजें देख रही हैं, तो अभी बातचीत का जो डील है उसमें क्या है कि बहुत सारे टेक्निकल मसौदे पे अलग अलग बातचीत होगा, फिर वहां से हायर लेवल पे बातचीत
आगे बढ़ेगी। तो ये सारा का सारा जो आप तंत्र देख रहे हैं, जो ये बार्गेनिंग लेवरेज लेने की बात है कि ईरान कभी नहीं चाहेगा कि पहले ही वो जो उसके पास आप कहते हैं ना तुरूप का पत्ता है, हॉर्मुज की बात हो, एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर करने की बात हो, सौदा बिल्कुल बिल्कुल उस पे हो जाए, तो दोनों तरफ से, और यूएस कभी नहीं चाहेगा कि वो पहले से कंसीड कर ले जाए। तो वैसी स्थिति में एंड क्या होगा वो तय है, क्योंकि यूएस और ईरान अब नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों के पास इंसेंटिव ये है कि ये डील हो जाए। वैसी स्थिति में ये सारा का सारा डिफरेंसेस वो देख रहे हैं कि रस्सा कस्सी में कौन ज्यादा लेवरेज ले जा पा रहा है, अंत तक किसकी बार्गेनिंग ज्यादा हो रही है। रही बात तो इस डील में ओमान और उसके साथ है, ओमान के पास पहली बार ये आ गया है, वो तो इसमें कहीं स्टेक होल्डर भी नहीं है, था भी नहीं, लेकिन हॉर्मुज ईरान ने बनाया उसको रेगुलेट करने की बात, दोनों तरफ दो देश हैं, तो बात हो रहा है कि कुछ अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, तो क्यों वो छोड़ना चाहे, और नहीं भी होगी तो इसके बहाने ईरान को काफी लेवरेज मिलेगा। मान लीजिए कल के डेट में अमेरिका पूरा प्रेशर करे कि आपको यहां पे फ्री पैसेज के लिए मानना ही मानना, उसके बदले ईरान बहुत सारी चीजों में कि आप हमें एसेट दें, इजराइल और हिजबुल्ला वाली जो बात है, लेबनान की बात है, वहां पे करेगा। बट कुल मिला के देखिए एंड में अमेरिका, ट्रंप बिल्कुल इसको एक फाइल की तरह बंद कर चुके हैं। एंड गेम क्या है अजीत जी? क्योंकि एक तरफ ईरान बोलता है कि बातचीत नहीं हो रही, हमने कुछ भी हाई लेवल मीटिंग नहीं की है, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है नहीं टेक्निकल बातें चल रही हैं, टेक्निकल टॉक्स आर गोइंग ऑन। ये दोनों विरोधाभासी हैं, क्या है ये? नहीं, बातचीत तो अभी टेक्निकली होनी है। जो एमओयू जिस एमओयू पर दस्तखत हुए, जो पजिस्कियान ने और ट्रंप ने किया, उस एमओयू में जो बातें, जो शर्तें जो हैं, उन सब चीजों को बारी बारी से उन सब चीजों पर बात करनी जी। तो पहली भी बातचीत जो जिनेवा में हुई उसमें भी वो बात आगे नहीं बढ़ी, 80 मिनट की बातचीत हुई, सब लोग जानते हैं, और उसी समय ट्रंप ने धमकी दे दी। तो उस समय बातचीत समाप्त करके दोनों अपने अपने प्रतिनिधिमंडल लौट गए। उस समय जेडी वेंस मौजूद थे वहां। अभी फिर वापस जो बातचीत होनी है, ये 3 दिन की लड़ाई के बाद जो बातचीत शुरू होनी थी, उसमें यही तय हुआ था, जगह बदल दिया गया, जिनेवा के बजाय कतर में बातचीत होगी, और ये बातचीत होगी उन्हीं तकनीकी मुद्दों पर जो एमओयू में शामिल किए गए हैं। लेकिन ईरान ने उससे भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने तो अपने दामाद जेरेड कुशनर को और स्टीव विटकॉफ को भेज भी दिया, ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी गया, लेकिन ये कह के गए ये लोग कि हम जा रहे हैं अपना रुपया छुड़ाने। हमारा जो 52-53 हजार करोड़ रुपया कतर में फंसा हुआ है, हम वो छुड़ाने जा रहे हैं, तो ये छुड़ाएंगे। और उन्होंने कहा कि 60 दिन तक जो समझौता 60 दिन का है, अस्थायी समझौता, इस बीच भी होर्मुज पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा, हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन कंट्रोल हमारा ही रहेगा। बेसिकली मैक्सिमम चीजें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश है ईरान की तरफ से, जो अपना लिवरेज है उसका मैक्सिमम क्या, कौन कितना दबाव बना सकता है, कौन कैसे इस डील में ज्यादा कमाई कर सकता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आई है, और ये बहुत अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम कंपनियों को तुरंत कीमतें कम करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ चुकी है, लेकिन इसका फायदा कस्टमर्स को नहीं मिल रहा है अमेरिका में। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि तेल कंपनियां जरूरत से ज्यादा कीमत वसूल रही हैं, कीमतें नहीं घटाई गई तो कंपनियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब यहां पर सज्जन जी देखिए, तेल कंपनियां वहां पर दाम घटाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि तेल के दाम नीचे जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देनी पड़ रही है। क्या वहां पर वाकई में ऐसा होता है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है? जैसे हमारे यहां पर तो चलो थोड़ा बहुत भी कंट्रोल हम रखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी है या फिर वैट के जरिए रखते हैं। नहीं, देखिए यूएस में तो हमेशा से जो लेसे फेयर, लीव अस अलोन, कि आप स्टेट जो है मार्केट में रेगुलेशन वो भी मिनिमल के बियॉन्ड इंटरफेयर नहीं करेगी, ये चीज है। तो हम इंडिया में देखते हैं या बाकी वैसे कंट्रीज में जहां पे स्टेट ओन्ड रेगुलेशन रहा है, वैसा यूएस में नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं। कॉरपोरेशंस एक एंटिटी है, उनके पास एक लीगल राइट है अगर आपको कुछ है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ट्रंप ने बाकी देशों पे तो मनमाने तरीके से टैरिफ लगाया, उस पे भी उन्हें झटका लगा सुप्रीम कोर्ट का वहां का कि आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। अब क्या वो देश में भी ये काम करना शुरू करेंगे कि आप उन पे कुछ वो एक्साइज ड्यूटी वगैरह का पैरेलल वर्जन वहां पे लगाएंगे? तो वहां पे ये संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये जो उनकी अनपॉपुलैरिटी है कि भाई आपने ईरान वॉर शुरू किया, उसके कारण कीमतें बढ़ती गई, उससे डोमेस्टिक में पता नहीं 30 से 40% तक का इजाफा हुआ वहां के तेल की कीमतों में। अब वो चाह रहे हैं कि वो कम आ जाए ताकि उसका राजनीतिक फायदा इनको मिले और इनके कैंडिडेट जो एंडोर्स्ड हुए हैं बाहर को संभालने चले थे, घर संभल नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। मतलब यही कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं? अकाउंट उनका संभल रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अपना पैसा बढ़ रहा है उनका। आज से वैसे जुलाई का महीना शुरू हो गया है, आज 1 तारीख है और आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिलने जा रही है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 183 रुपए 50 पैसे घटाए गए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपए हो गई है। वहीं प्राइवेट एनर्जी कंपनी नायरा ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। पेट्रोल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है, जो महंगाई के बीच पब्लिक के लिए बहुत बड़ी राहत आई है। अब अजीत जी,
ये तो बहुत अच्छी खबर है। हालांकि अब नायरा के पेट्रोल पंप ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये नहीं अच्छी खबर, ये अच्छी खबर है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सब लोग भी कर दें। अभी क्या नायरा एनर्जी और जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है, इन दोनों का काम डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल में बहुत कम है। इनकी रिफाइनरी है और ये ऑयल खरीद करके, जब रूस के साथ हम लोग खरीद रहे थे बहुत सस्ता तेल, तब भी इन लोगों ने खरीदे और रिफाइन करके अच्छा, मुझे भी बताया जा रहा था कि नायरा सबसे महंगा तेल बेच रही थी। नहीं, और ये बेचते हैं लोग, मतलब ये बेचा ज्यादा इन लोगों ने अपना रिफाइन करके विदेश में, यूरोप में, अमेरिका और दूसरी जगह पर इन लोगों ने तेल की सप्लाई की। डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल बिक्री इनकी कम है, इसलिए जो आपने कहा कि खोजने पड़ेंगे इनके, खोज करके भरवाने पड़ेंगे। भारत के लोगों को असली राहत तब मिलेगी जब भारत सरकार की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कीमतें कम करेंगे। अभी उसमें संभावना कम इसलिए दिख रही है क्योंकि पहले दोनों को रिकवरी करनी है। अपना जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी इन कंपनियों को करनी है। पहली तिमाही में कोई 70-80 हजार या 90 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की खबर है इन तीन कंपनियों को। और पिछले साल का टोटल मुनाफा ही हमको लगता है 35-36 हजार करोड़ का था। तो 3 गुना नुकसान होने की खबर आई है उसमें यह है। और भारत सरकार को भी अपनी रिकवरी करनी है। एक अच्छी खबर ने अपना वो एक्साइज ड्यूटी घटाई 10-10 रुपए पर मार्च में घटाई थी। हाँ, तो वो उसकी वसूली कैसे होगी? भारत सरकार का खजाना भी तो उधर से ही भरता है। तो वो अगर अभी कम करने की बारी आएगी तो ये 10 रुपए पहले सरकार लगाएगी कंपनियों के ऊपर और सरकार लेगी अपना पैसा। उसके बाद भी कंपनियों का मुनाफा अगर जारी रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, दारोमदार तो अब तो है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहा है। इस बीच आपको बता दें, ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मसूद पेजेशियन से बात हुई थी। उम्मीद कर रहे हैं जब वो आएंगे मसूद पेजेशियन, तो भारत हो सकता है कि एक बार फिर से ईरान से तेल खरीदना शुरू करे और सस्ते दामों में खरीदना शुरू करे। तो आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर आ सकती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और सस्ता तेल मिलता रहे, कच्चा तेल। वैसे इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में जल्द विलय कर सकते हैं। अब लंबे समय से जारी अटकलों के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वेट्टीवार ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वेट्टीवार ने कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच विलय को लेकर दिल्ली में हाईकमान स्तर पर बातचीत चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि विलय को लेकर जल्द ऐलान हो सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जो लोग शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास रखते हैं उनका हमारी पार्टी में हमेशा स्वागत है। विजय वेट्टीवार ने कहा है कि शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने से हमारी पार्टी महाराष्ट्र में काफी मजबूत हो जाएगी। के साथ में पवार साहब की पार्टी ये सेकुलर पार्टी है। जो राष्ट्रवादी गई है वो सेकुलर नहीं मानते हैं। एक धर्मांध शक्ति के साथ में जाना वो सेकुलर कभी नहीं हो सकते। वो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो और पवार साहब जो है, बड़े पवार साहब, शरद पवार साहब, वो विचार को लेकर काम कर रहे, इसलिए सत्ता से परे होकर उन्होंने अपना विचारों को पकड़ के काम किया है। और उनके साथ में जो लोग हैं वो यही विचारों से बने हैं और कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ते हैं। इसीलिए उनका विलीनीकरण करना या उनको पार्टी में शामिल करना, यह हाईकमान उनसे चर्चा कर रही है और अच्छा रिजल्ट आएगा और एक ताकत से फिर कांग्रेस पार्टी उभरेगी, ऐसा हमें विश्वास है। सज्जन जी, खबर तो ये आ रही थी, बात हो रही थी महाराष्ट्र में कि वो तो बता रहे थे कि शायद ज्यादा मतलब संभावना ये है कि अजीत पवार गुट में शामिल हो जाए। ऐसी बातचीत चल रही है बैकडोर से। यहाँ पर तो ये बता रहे हैं ये कांग्रेस में क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस से अलग हुई शामिल हो जाए, ये बात बंगाल चुनाव के बाद चलने लगी। संजय राउत ने भी इस तरह का बयान दे दिया, उससे ये अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, विजय वेट्टीवार जो है खुद आते हैं विदर्भ रीजन से, नागपुर क्षेत्र से आते हैं। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में काफी, चूंकि उस समय एंटी बीजेपी माहौल था तो इन्हें कांग्रेस को सीट मिल गया, तो इन लोगों ने विधानसभा चुनाव में काफी बार्गेन किया। वहां बिल्कुल आप कहते हैं सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। तो खुद तो कांग्रेस की जमीन शरद पवार और अजीत पवार और अब सुनेत्रा पवार के बीच में ये है। लेकिन आज भी जो एनसीपी है वो मराठा वोट की सबसे बड़ी कंटेंडर है और मराठा जाति वहां की एक दबंग जाति है और उसका पॉलिटिकल क्लाउट है। तो सवाल यहां ये उठता है कि अगर एनसीपी, शरद पवार फैक्शन और उनकी बेटी सुप्रिया सुले वगैरह एग्री हो जाए और शामिल हो जाए, लीडरशिप किसके पास रहेगा? क्योंकि कांग्रेस फिर वहां पे शरद पवार छोड़ के गए ही इसीलिए थे कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप थे उनको कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर, सोनिया गांधी के टाइम में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये कहना आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से, भले ही हाशिए पे जा रहे हो। शरद पवार, जब अजीत पवार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, उस समय भी वो कह रहे थे कि ये परिवार का मामला है, हम लोग देखेंगे। आनंद फानन में देवेंद्र फडणवीस और बाकी लोगों ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया कि कहीं विलय ना हो परिवार जाए। की बात की सज्जन जी, मैं बस उसी से जोड़ के एक सवाल अजीत जी से भी ले लेता हूं, क्योंकि आपने अच्छा पॉइंट उठाया। जब परिवार की जब बात हो रही तो बात तो ये हो रही थी कि शरद पवार को कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रिया सुले या उनके साथ सब लोग चले जाएं एनसीपी अजित गुट में, उसके बाद सुप्रिया सुले को यहां पर मंत्री पद मिल जाए केंद्र में।
देखिए, वो अगर एनसीपी शरद पवार गुट का विलय एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट में होता है तब भी लीडरशिप का सवाल उठेगा। और ये तब उस समय का ये डिस्टिंक्शन जो आप बता रहे हैं, ये हो सकता है कि प्रदेश में नेता मान लिया जाए सुनेत्रा पवार को कि वो कंट्रोल करे पार्टी को और सुप्रिया सुले नेशनल में दिल्ली की राजनीति करें। जैसे एक समय कहा जा रहा था कि शरद पवार जब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं तो अजीत पवार के हाथ में महाराष्ट्र में राजनीति की कमान होगी। अगर ये फॉर्मूला बन जाता है और दोनों पार्टियों का विलय हो जाता है तो एक संभावना वो है कि ऐसे विलय हो जाए। लेकिन वो भी अभी करके क्या हासिल होना है? अभी अगर विलय इस तरह का विलय होता है तो सुनेत्रा पवार तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने जा रही है ना, वो तो वहां रहेंगी सरकार में। फिर शरद पवार की पार्टी को जाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसकी भी संभावना भी कम है। ये वहां एक लालच है कि अगर वो चली जाते हैं तो सुप्रिया सुले यहाँ मंत्री बन जाए केंद्र में, वो एक लालच है। लेकिन पूरी राजनीति का क्या होगा? जो अभी बता रहे थे सज्जन जी, मराठा जो पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की जो राजनीति है मराठों की शरद पवार करते हैं, उसमें एक बहुत ही बड़ी ताकत मुसलमानों की है। जो मुस्लिम उनके साथ जुड़ते हैं तो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसे नहीं बनेगा वो विनिंग कॉम्बिनेशन। और दूसरी ओर मराठा लीडरशिप एकनाथ शिंदे की मजबूत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाय डिजाइन। तो उनके सामने दुविधा यह है कि हम मर्ज करके पार्टी और एनडीए खेमे में चले जाएं, मर्ज करके पार्टी कांग्रेस के साथ आए या इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करें कम से कम अगले चुनाव तक। तो अभी का जो रास्ता दिख रहा है वो अगले चुनाव तक इंडिपेंडेंट राजनीति करने की ज्यादा संभावना दिख रही है। अभी जो विजय वडेट्टीवार साहब कह रहे थे, ये विधायक दल के नेता भी रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, अभी इन्हीं की चर्चा शुरू हो गई थी कि ये एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, इनकी अपनी चर्चा शुरू हो गई थी। तो वो अब पता नहीं, हो सकता है कि वो ऐसी खबर चलती हो। अभी चूंकि हर रोज कोई ना कोई जा रहा है। अभी सचिन अहिर इतने नजदीकी व्यक्ति थे आदित्य ठाकरे के, वर्ली के इलाके में, वर्ली के बहुत स्ट्रांग मैन है जहां से आदित्य ठाकरे एमएलए हैं, वो चले गए शिंदे के साथ। तो सब आदमी की चर्चा इधर उधर जाने की हो रही है। लेकिन अभी इतनी आसानी से विलय हो जाएगा और इधर चले जाएंगे या उधर चले जाएंगे, थोड़ा इसके लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी कुछ चर्चा हो रही है, आपको बताते हैं क्या चर्चा हो रही है। क्योंकि शुभेंदु सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत आज महिलाओं के खाते में सीधे 3,000 रुपए आएंगे। पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है। बीजेपी सरकार की इस योजना का फायदा राज्य की 1 करोड़ 5 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए 36,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। जून महीने में भी करीब 28 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उसके लिए महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। इस योजना का फायदा पश्चिम बंगाल की 25 से लेकर 60 साल की महिलाओं को मिलेगा। अब इसको अगर जोड़ते हैं सज्जन जी हम टीएमसी के साथ, तो टीएमसी देती थी लक्ष्मी भंडार या ना लुखीर भंडार, तो उसमें 1,500 रुपए मिलते थे, SC ST को 1,700 रुपए बढ़ा के किया गया। लेकिन उसमें करीब 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलता था, यहाँ पर वो कम हुआ है। वही देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि आपने ये चुनावी वादा कर दिया था, क्योंकि उसमें महिलाएं एक बहुत बड़ी फैक्टर मानी जाती थी ममता बनर्जी के पीछे। तो आप चाहते थे कि परिवर्तन हो, लेकिन महिलाओं में ये दुविधा ना आए कि ये जो सुविधा आ रही है हमारे पास लक्ष्मी भंडार का 1,500 और 1,700 रुपए वाला, वो चला जाए। तो आपने 3,000 कर दिया, अब मिल गया है। लेकिन बंगाल की जो माली हालत है वो ऐसी नहीं है कि वो 2 करोड़ महिलाओं को दे, क्योंकि आपके पास बाकी जगह भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको करना है, पोर्ट्स को रिवाइव करना है, और बाकी बंगाल काफी पीछे जा चुका है। उसका भी नेशनल जीडीपी में मुश्किल से 5.5% शेयर है, जो 60-62 में हुआ करता था 11% के करीब। तो वैसी स्थिति में इन्होंने क्या रास्ता निकाला है कि बहुत सारे जो उनसे लिस्ट को क्लीन किया है कि एलिजिबिलिटी को स्ट्रिक्टली ये मैप कर रहे हैं। अब किसी भी इतने बड़ी योजना में आप करेंगे बहुत जगह गड़बड़ी आएगी, क्योंकि पुरुष ले रहा है उसका बेनिफिट, वो लोग ले रहे हैं जो मर चुके हैं या है ही नहीं वैसी स्थिति में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जिनका भी नाम SIR में वो हो गया है या डाउटफुल वोटर में चला गया है, उनको नहीं मिलेगा, वो सब अभी नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो कुल रकम आप इस पे खर्च कर रहे हैं, 3,000 तो दे रहे हैं। सरकार ये एहतियात बरत रही है कि वो बहुत ज्यादा एक्सीड न करे। महाराष्ट्र में भी लाडकी बहन योजना में जब आपने प्रॉमिस किया था, फिर वहां पे भी हुआ कि सरकार आई, उसने स्क्रूटनी करना शुरू हुआ। क्योंकि आपका फिस्कल हेल्थ इतना होना चाहिए कि आप इस तरह के लोक लुभावन योजनाओं को सबको दे सकते। तो सरकार क्या करती है, अमाउंट जब बढ़ाती है तो बेनिफिशियरी में काफी रिस्ट्रिक्ट कर देती है पेमेंट। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि उन्होंने सचिवों के साथ एक मैराथन मीटिंग की थी कल, बहुत अहम मीटिंग थी। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ करीब 4 घंटे बैठक की। बैठक में सरकार की योजनाओं और उनकी जमीनी स्तर पर किस तरह से लागू किया जा रहा है उसे लेकर चर्चा की गई है। मीटिंग के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग पर बैठक में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी काम और जन केंद्रित मामलों में किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई ना हो, साथ ही सभी को विभागीय सीमाओं से बाहर निकालकर काम करने के लिए
आना होगा आगे। अजीत जी, प्रधानमंत्री मोदी की लगातार जो कोशिश हम देख रहे हैं पिछले 12 सालों में, वो है कि कितना रेड टेप को खत्म किया जाए। काफी हद तक ये हो चुका है। क्या आपको लगता है अभी भी गुंजाइश बची हुई है किसी एक डिपार्टमेंट या सेक्टर्स में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स अटके हुए हैं। इतना बड़ा, इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की, तो वो अटक गया। किसानों का आंदोलन हुआ और तीनों कानून वापस लिए गए। वो तो पॉलिटिकल था ना? नहीं, फिर भी लेकिन सुधार तो होने थे ना। पॉलिटिकल तो आंदोलन हुआ ना, सुधार तो भारत सरकार ने किए थे। 3 केंद्रीय कानून ले आए गए थे कृषि के, तो सुधार के लिए लाए गए थे ना, तो वो तो कानून वापस हो गए। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अटके हुए हैं, जो करना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म देखिए, भले जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा 20% से कम हो गया है, लेकिन निर्भरता अभी भी 60% आबादी उसी सेक्टर पर है। तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं जो अटक गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम लोग यहाँ अटके हुए हैं। लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको लागू करना है ठीक तरीके से। एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। शुरुआती दिनों में देखिए उसमें कितनी गड़बड़ियां आ रही हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला उसी में लागू किया और अभी तक उसमें रिवीजन हो रहा है। अभी रिवीजन आया कि 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को परीक्षा नहीं देनी होगी तीसरी भाषा की। तो चाहे एजुकेशन का रिफॉर्म्स हो, चाहे लेबर रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी है। इन सबको अगर हो चुका है तो उसको स्मूथली लागू करना है, नहीं हुआ है तो वो लागू करना है, वो रिफॉर्म्स लागू करने हैं। ये एक एजेंडा है सरकार का, रिफॉर्म्स लागू करना। और हम कल भी बात कर रहे थे, 2 कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है। एक राजीव गौबा की कमेटी काम कर रही है जो नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पर काम कर रही है, और एक दूसरे के पाठक की कमेटी काम कर रही है, वो भी रिफॉर्म्स को लेकर के। तो ये रिफॉर्म्स जो है सरकार के एजेंडे में है कि रिफॉर्म्स किया जाए। जो पुराने देखिए, आप देखिए लीगल रिफॉर्म्स किस तरह से हुए, 1,500 कानून समाप्त किए गए जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। तो हर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत थी। कुछ में हो गए, कुछ में होने हैं। तो सर सबसे मैं कहूंगा कि आप जो बता रहे हैं सर, जो देखने में समझ में आ रहा है सज्जन जी, वो है डिफेंस सेक्टर। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो सकता है और इतनी जल्दी डिलीवरी हो सकती है। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं। नहीं, देखिए, डिफेंस सेक्टर में इसलिए भी जरूरी है सिक्योरिटी के मामले में कि अभी आप देख चुके हैं कि एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, और ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो एआई हो, सेमीकंडक्टर्स हो, चिप्स हो, ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, उसका इंटीग्रेशन सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ जो संभावनाएं हैं, इसमें अगर आप चूक गए तो आज के डेट में असिमेट्री, पावर असिमेट्री है कि आपके पास कन्वेंशनल सुपेरियोरिटी है और किसी के पास नहीं है। उसमें डिसाइसिव वॉर का एरा खत्म हो चुका है। रशिया जो है यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है, यूएस और इजराइल मिलकर ईरान को बिल्कुल सरेंडर नहीं करवा पाए। वैसे स्थिति में इंडिया को इन चीजों को लेना है। तो डिफेंस में आप तब कटिंग एज कर पाएंगे जब प्राइवेट सेक्टर को भी आप स्टेक होल्डर बनाए। और इसमें स्पेस एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और बताया जा रहा है जो पीएसएलवी है, आने वाले वक्त में जो इसरो है या उसके जरिए पीएसएलवी को प्राइवेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी दी जाएगी, और उनके जरिए पीएसएलवी के जरिए जो सैटेलाइट्स है उसको अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा, जिसके चलते भारत का जो स्पेस मार्केट है दुनिया के लिए और ज्यादा खुल जाएगा। वैसे उत्तराखंड से भी एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड में शिक्षा बोर्ड, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है, वो समाप्त हो गया है। आज से उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू हो गया। अब मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल फरवरी में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मिलेगी। मदरसों में पीएम पोषण योजना यानी कि मिड डे मील को लेकर भी सख्त शर्त लागू की जाएंगी। आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड में करीब 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, और बताया जाता है कि करीब 500 के करीब ऐसे भी हैं जो अभी तक प्राइवेटली हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन आज से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जरिए अब यहां पर जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाएगी। अजीत जी, ये जो कदम उठाया जा रहा है, मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे भारत के हर एक राज्य में लागू होगा जहां बीजेपी है। कम से कम सब जगह लागू होगा, क्योंकि भारत सरकार एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई है, वो तो उसका महत्व, उसका फायदा तभी मिलेगा जब एक रूपता आएगी शिक्षा में। जब पाठ्यक्रम एक जैसे होंगे, पाठ्यचर्या एक जैसी होगी, सारे रजिस्टर्ड होंगे, सब साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हर जगह एक समान रूप से होगी, जो एक समान कैरिकुलम की बात होती है, समान पाठ्यचर्या की बात होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन हो और एक बोर्ड उसको कंट्रोल करे। मान लीजिए हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, फिर सीबीएसई है, आईसीएसई है बोर्ड, ये सारे बोर्ड चलते हैं, तो सेंट्रलाइज्ड होता है ये सब। मदरसों का मामला भी उससे अलग चल रहा था कि वहाँ अपना पाठ्यक्रम होगा, अपने तरह की पढ़ाई होगी, अपने तरह की व्यवस्था होगी। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वजह से बदलेंगी। अब सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबको मेन स्ट्रीम में ले आया जाएगा, सबके शिक्षा की व्यवस्था में, सबके पाठ्यक्रम में एक रूपता लाई जाएगी, और ये वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे।
वो पढ़ाई पढ़ेंगे, जिससे आगे रोजगार की संभावना बनती है और दुनिया में जो अभी ज्ञान आधारित इकोनॉमी है उसमें उनकी जगह बनती है। अच्छा सज्जन जी, क्योंकि मैं इसमें आप भी बताइएगा, मेरा सवाल यही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से CBSE है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सब कुछ आता है ना, एक सेंट्रल बोर्ड है, उसी तरह से देश के हर एक राज्य में जहां पर भी मदरसा है या कोई भी अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो वो सभी ऑटोमेटिकली आ जाए? नहीं, देखिए इसमें एक शिफ्ट ये हुआ है, जैसा अजीत जी बता रहे थे कि सरकार चाहती है कि मेन स्ट्रीमिंग हो, कि जो सिलेबस है उसमें एक बात तो ये आ रही थी कि जो देवबंद के तहत जो मदरसे हैं उसमें जिस तरह के पाठ्यक्रम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिसका एक असर ये हो सकता है कि उससे कट्टरवाद फैले। दूसरी बात आप देखिए कि हो क्या रहा है कि मदरसों की फंडिंग जो गल्फ कंट्रीज से होती है वहां पे कुछ एजेंडा होता है, तो एक तो उसको आप खत्म करें। उसके अलावे सबसे बड़ा जो इसमें एक चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम समुदाय नहीं है, आपके सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बाकी लोग भी हैं। तो इसलिए इसको जब आप अल्पसंख्यक बोर्ड की तरह बनाएंगे तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये मुस्लिम समुदाय का है तो उसमें कुछ खास ध्यान रखा जाए, लेकिन अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है कि अल्पसंख्यक कौन है वो केवल एक समुदाय विशेष तक सीमित न रह जाए, ये भी आप देखें एक स्वरूप तैयार किया जा रहा है। और ये भी जितने भी जगह बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। मतलब स्वरूप अलग रहे लेकिन उनकी जो आप कह सकते हैं कि रीड है वो एक रहे, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ही सब कुछ किया जाए।